सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम का डिस्कशन। यहाँ पर जहाँ जो कंसेप्ट की नीड होगी मैं समझाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि ये आता है तो आप सीधे क्वेश्चन के आंसर पर स्किप कर सकते हैं। एंड पीवाईक्यू डिस्कशन के बाद अगर आपके पीवाईक्यू लगा चुके हैं एनसीईआरटी और स्कोर 450 टू 400 तक है तो इट मीन्स अभी भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में दो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ली चैटलियर प्रिंसिपल एंड रिलेशन बिटवीन केसी और अल्फा एंड केपी और अल्फा। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। कौन से इक्विलिब्रियम में केपी और केसी इक्वल नहीं होंगे। अब यहाँ पे आपको खुद से क्या पता होना चाहिए, खुद से ये पता होना चाहिए कि केपी होता है केसी आर टी डेल्टा एनजी एंड अगर केपी और केसी इक्वल नहीं है तो वो क्या चांसेस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिनमें केपी और केसी इक्वल हो सकते हैं। तो क्या कंडीशंस है, रिएक्शन इन्वॉल्व, जो रिएक्शन है वो सिर्फ क्या इन्वॉल्व करे, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ऑल्सो अगर डेल्टा एनजी क्या हो, जीरो, एंड ऑल्सो अगर आर टी क्या हो, 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो दैट इज 1, तो केपी और केसी इक्वल हुए। तो ये तीन कंडीशंस अपने को पता होनी चाहिए। अब नॉट इक्वल यहाँ पे तो सिर्फ रिएक्शंस है, तो ये तीनों चीजें हम देखेंगे। फर्स्ट, सारे गैसेस हैं और डेल्टा एनजी होता है सिर्फ गैसेस के मोल्स प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के लेने हैं और वो माइनस कर देने, टोटल मोल्स प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में 2 मोल्स है और रिएक्टेंट में, यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में टोटल 2 एंड 1, डेल्टा एनजी नॉट इक्वल टू 0, मतलब केपी और केसी इज नॉट इक्वल। तो आंसर हमारा ये हुआ। इसका मतलब बाकी तीनों ऑप्शन में केपी और केसी क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब सभी ऑप्शन में डेल्टा एनजी 0 है। तो देखिए जब एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो एक ही ऑप्शन अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन जब घर पे पीवाईक्यू डिस्कशन करते हैं तो सारा डिस्कशन करते हैं, मतलब सारे ऑप्शंस में आप कैलकुलेट करिए कि डेल्टा एनजी 0 है या नहीं। इससे क्या है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड होती है। सिली मिस्टेक्स जब भी हो समझ लो इट इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट, यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि एक न्यूमेरिकल जो केपी और अल्फा के बीच में आता है, एक एग्जांपल, वो आपके दिमाग में पूरा डेरिवेशन अगर क्लियर है तो कभी भी आप केपी और अल्फा वाले न्यूमेरिकल्स गलत नहीं करोगे। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इज कि आपको इन्वॉल्व करना है कि PCl5 का डिसोसिएशन है जो PCl3 और क्लोरीन देगा, एंड ये पूरी रिएक्शन गैसियस है और ये रिएक्शन हो रही है एट गिवन टोटल प्रेशर P एटमॉस्फेयर एंड इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। करेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रिएक्शन विद 1 नंबर ऑफ मोल्स। अब एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी तो इसके कितने मोल्स डिसोशिएट होंगे, अल्फा। ये भी कितना बनेगा, अल्फा, और ये भी कितना बनेगा, अल्फा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केपी। केपी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसमें प्रेशर इन्वॉल्व होता है, वहां पे प्रेशर ही लिखते हैं। जैसे प्रोडक्ट का प्रेशर, यहाँ पे PCl3 गैस का प्रेशर कोफिशिएंट 1 है, देन क्लोरीन का प्रेशर कोफिशिएंट 1 है, PCl5 का प्रेशर कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए सभी की पावर भी 1 है। नाउ यूज डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ कहता है किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर है वो एंड पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। अगर वो कोई ए गैस है तो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय पीटी, मतलब किसी भी गैस का अगर पार्शियल प्रेशर चाहिए, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर चाहिए, लेट्स से PCl3, तो वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई, ये इधर चला जाएगा टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3, PCl3 के पूरे मिक्सचर में कितने मोल्स हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पे है। अब आप देखिए दिस इज द केस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन में तीनों मोल्स प्रेजेंट हैं, तीनों कंपोनेंट के मोल्स प्रेजेंट हैं। PCl3 के मोल्स हैं अल्फा एंड टोटल मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, मींस 1 minus alpha plus alpha and it becomes 1 plus alpha and total pressure is given as
P। जो पार्शियल प्रेशर PCl3 का है वही क्लोरीन का होगा, क्योंकि दोनों का सेम ही कोफिशिएंट है। मींस दिस इज आल्सो इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इज, ये क्या होगा? अब मोल्स कितने हैं PCl5 के सॉल्यूशन में? 1 माइनस अल्फा, एंड टोटल मोल्स कितने प्रेजेंट है? 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय P। करेक्ट। अब सारे एक्सप्रेशंस यहां रख दीजिए और खुद से पूरा लास्ट तक सॉल्व करिए। आई नो प्रैक्टिस के साथ आंसर याद हो जाता है तो हम आंसर मिला देते हैं कैसे भी, क्या आ गया, बट आप हर स्टेप पे कैंसिल करके देखिए कि ये करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, सो यहां पे अगर हमने वैल्यू रख दी P अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ क्लोरीन इज अगेन सेम, एंड partial pressure of PCl5 is 1 minus alpha by P, वो into P by 1 plus alpha। C calculation, P से P गया, 1 plus alpha से 1 plus alpha। अब P alpha जब alpha से multiply होगा it will be P alpha square। this is 1 plus alpha, ठीक है, this is 1 plus alpha and this is 1 minus alpha, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड इट विल गिव्स यू Kp। Kp आ गया P अल्फा स्क्वायर बाय, अब ये हमें 10th में पढ़ा फॉर्मूला है A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी चाहिए, ठीक है, कहीं कहीं थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सी क्वेश्चंस बताते हैं व्हाट टू थिंक, बट अगर आप ये सीख गए हाउ टू थिंक तो क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ने बताया कि Kp और अल्फा का रिलेशन क्या है, बट आपको सोचना है मैं ये रिलेशन क्यों निकाल रहा हूं, मैंने क्यों यहाँ 1 लिया है C नहीं लिया, क्यों कई जगह C इंटू 1 माइनस अल्फा करता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें आपको सोचनी है। तो मैं आपको, जिस बच्चे को डाउट है उनके लिए है, जो यहाँ बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, कि मैं आपसे बोलता हूँ कि HI गैस है, वो डिसोशिएट हो रहा है हाफ ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाफ ऑफ आयोडीन गैस। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है टोटल प्रेशर इज P एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है अल्फा। आप Kp और अल्फा का रिलेशन खुद से ड्राइव करिए और मुझे बताइए, सिर्फ कमेंट कर देना P की पावर क्या है उस पे। ठीक है, मींस Kp इज समथिंग, तो कुछ P आएगा, कुछ अल्फा आएगा, कुछ नीचे आएगा, तो P की वैल्यू बता देना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 0 1 2, अगर P रेज टू पावर x है तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू जो भी। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है 2a गिव्स b प्लस c, Kc का वैल्यू मेंशन है, गिवन टाइम कॉम्पोजिशन इज दिस, कौन सा करेक्ट है? सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। अब आपको हमेशा क्या समझना है, कोई भी रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पे नहीं होती अनलेस और अनटिल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मेंशन ना हो। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होती तो आपको ये पता होना चाहिए उस टाइम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो क्या कहलाता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, व्हिच इज हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट बाय C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। मतलब व्हाट इज द QC एंड KC, QC और KC में क्या फर्क है? KC होता है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और ये होता है एनी कॉन्सेंट्रेशन। नाउ क्वेश्चन में सबकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल मेंशन है, तो ये भी देखना है हाउ टू स्किप कैलकुलेशन। सबकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो यही लेने की क्या जरूरत है, सीधे आप यहाँ पे देखो इक्वल होने की वजह से सब कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई 1। सॉल्व ही मतलब वैल्यू मत रखो, ऐसे धीरे धीरे एनालाइज करो। अब QC एंड KC, QC इज 1, KC इज 10 raised to power -3, मींस QC इज ग्रेटर, QC क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो रिएक्शन जाएगी या इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, आप सोचिए व्हाई, क्यों बैकवर्ड शिफ्ट होगा, दिस इज यू हैव टू थिंक। देखिए सोचना बहुत
क्या है, अनकंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है, थोड़ा सोचना मुश्किल काम है, इसीलिए मार्क्स स्टक कर जाते हैं, क्योंकि लगातार सोचना है। और इसीलिए क्या होगा, आप मेरा वीडियो देखोगे तो कुछ टाइम बाद ये बोलोगे यार ये सोल्यूशन तो दे ही नहीं रहा है, तो ये अच्छा टीचर नहीं है, टीचर वो जो सोल्यूशन दे। लेकिन होगा क्या, आपका थिंकिंग वाला पैटर्न इससे डिक्रीज होता चला जाएगा, सोचना बंद कर दोगे, मार्क्स स्टक हो जाएगा। तो आपके मार्क्स स्टक होने का एक रीजन है, आप कंफर्टेबल जोन से बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आप वो क्वेश्चन नहीं कर रहे जो आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप वो चीजें नहीं सोच रहे जिससे और क्लैरिटी आएगी। तो जहां मैं बोल रहा हूँ ना और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो वहां आप खुद सोच के आंसर ला सकते हो। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ, आप सबका मैथ्स कमजोर है, ठीक है, जल्दी से सभी ये लिखते हुए आंसर बता देना, ठीक है, आपके माइंड में आंसर आया। अब वो आंसर अगर गलत आया है और आप 5 सेकंड और सोच के बताते ना, तो इसका आंसर सही बताते, ठीक है। तो अगर आप सभी ने देखते स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 0.2 बोला है, तो यानी कि बस आप कंफर्टेबल जोन में रहे, थोड़ा सा सोचते जो कि कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है, तो आप इजीली बता देते कि 0.2 तो जो होता है इसका स्क्वायर करेंगे 0.04 होगा, ठीक है। यही एक छोटा सा पॉज, यही एक छोटी सी सोचने की हैबिट हर क्वेश्चन में जैसे ही पड़ जाएगी ना, वैसे ही आपका वो जो मार्क्स है वो इंक्रीज होने लगेगा ना। आगे चलते हैं। तो यहां से ये समझ आया, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। नाउ अब उसके बाद ये एक रिएक्शन है सील्ड वेसल में इक्विलिब्रियम पे, 24 का क्वेश्चन है। देखो ये जो 24 में क्वेश्चन आया था, आप देखिए इस क्वेश्चन में बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके, जैसे इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है, NO का कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है, और सभी 10⁻³ है। यानी कि अगर थोड़ी देर के लिए 10⁻³ कॉमन माने तो नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन 3, ऑक्सीजन का 4.2 और NO का 2.8, यानी कंपैरेबल है। अब इस क्वेश्चन में लिखा है 0.1 मोल पर लीटर ऑफ NO is taken in a closed vessel। 0.1 मोल पर लीटर NO को हमने एक वेसल में लिया है, आपको उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। क्या बताना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी। तो इस रिएक्शन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो वेरी फर्स्ट स्टेप है कि 2NO, सबसे पहले चेक करेंगे क्या रिएक्शन पूरी गैसियस है, यस रिएक्शन इज गैसियस। तो पहला स्टेप है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। ये जो इक्विलिब्रियम पे डेटा मेंशन है ना, ये इसलिए गिवन है ताकि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सके। और कंसेप्ट है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट चेंज विद कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, कैटलिस्ट, एक ही चीज बदलती है, टेम्परेचर। तो सबसे पहले आप वैल्यू रखिए यहां पे, तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 which is 3 into 10⁻⁻3, then O2 which is 4.2 into 10⁻³ by NO which is, थोड़ा सा नीचे हो जाता हूं, 2.8 into 10⁻⁻3। कोफिशिएंट जाएगा पावर में, यहां से सॉल्व करना है। तो यहां से अपने को धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस है तो ये क्लियर है, 10⁻³ 10⁻³ स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 10⁻³ का स्क्वायर और 2.8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10⁻³ कैंसिल। नाउ अब के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है 4.2 into 3, तो कितना, यहां से हम अगर देखें तो लेट्स से पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ना करें, क्योंकि डेसिमल में जाते ही मामला खतरनाक हो जाता है। तो ये हो गया 14 का टेबल आता है, 14 2 28, 14 3 42। तो क्या हुआ, ये 3 3 9, 2.8 into 2 5.6, 9 का टेबल देखते हैं। 9 में अगर हम देखें 9 5 45, 9 6 54, यानी कि ये 1/0.6 के आसपास आ रहा है ये नंबर। तो इट मींस यहां से समझ आया ये जो नंबर है इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दें डेसिमल हटा के, तो ये हो गया 45/28, ठीक है, यानी कि 6/4। तो इतना, अब इसे यहीं रहने देते हैं। तो आपके ऊपर है, या तो 9/5.6 रखो
या 45/28 कर लो, या थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं 45/25, ठीक है, 9/5। अब ये मैं चेंज करने के लिए इसलिए भी मना कर रहा हूं बिकॉज ऑप्शंस आर वेरी नियर, जरा से अप्रोक्सीमेशन से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें लास्ट में करना है, ये 24 का है, इसीलिए मैंने बोला है कि केपी और अल्फा के न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं नीट में इक्विलिब्रियम से या ली चैटलियर, तो दोनों भी आए हैं एक ही सेशन में। तो यहां पर ये क्वेश्चन की सलाह लास्ट में करने की, क्योंकि पहले करोगे पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आंसर सही आएगा या नहीं। तो मैं भी इसको सॉल्व करूंगा और बाय हैंड तो पूरा 45 को 28 से डिवाइड करूंगा, एग्जैक्ट आंसर निकाल के फिर इसे मैं रखूंगा किसके बराबर। अब 0.1 मोल और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, यानी मैं आपको बस तरीका बता देता हूं कि आप क्या करेंगे, फिर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखेंगे C अल्फा इंटू C अल्फा C इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, एंड क्योंकि कंसंट्रेशन कंपेरेबल है, ध्यान से सुनना, ये आपको आदत डालनी है, कंसंट्रेशन सबकी सेम है लगभग 2.8, 4.2, 3, कोई बहुत नेग्लिजिबल नहीं है क्योंकि सब 10⁻³ की पावर में, तो अल्फा इग्नोर नहीं हुआ है यहां पे, मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इज C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक और चीज, यहां पे मैंने एक और गलती की, ये पूरा स्क्वायर था C अल्फा इंटू C अल्फा C इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, दिखा देता हूं मैं आपको, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन और ये कोफिशिएंट पावर में, तो ये क्या हुआ C अल्फा बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये है 45/28, तो मतलब कहीं ना कहीं यहां पे जैसे 9/56 था या 90/56, तो आप देखो कि अगर वो स्क्वायर रूट के आसपास, जैसे 9 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे 5.6 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो इट इज इक्वल टू 9/5.6, और स्क्वायर रूट करके पूरा खुद ही सॉल्व करना, और मैं बोलूंगा पूरा सॉल्व करना, चाहे पूरा ब्रैकेट बना के टेबल बना के करना पड़े, बट पूरा सॉल्व करना, बिकॉज इट गिव्स यू आइडिया कि कैसे आंसर आया, ठीक है। तो नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन द रिएक्शन A plus B is in equilibrium with C plus D are 2, 3, 10, ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, तो डेल्टा G नॉट बताना है। अब कैलोरी में वैल्यू है, यानी R की वैल्यू भी कैलोरी में लेनी है, मेंशन है, तो यहां पे क्या करना है, फर्स्ट आप इस क्वेश्चन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए, जो कि क्या होगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D divided by equilibrium concentration of A and equilibrium concentration of B, which comes out to be, क्वेश्चन में लिखा है A, B, C, D सभी के मोल्स A और B के हैं 2 और 3, C और D के हैं 10 and 6, ठीक है, तो क्या आंसर आ गया 10। नाउ फिर फॉर्मूला लेना है, डेल्टा G नॉट इज -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो log 10 is 1, 2.303 RT, R की वैल्यू 2 एंड स्टैंडर्ड है, नॉट मतलब स्टैंडर्ड, तो टेम्परेचर इज 298, तो R is 2 कैलोरी एंड टेम्परेचर इज 298। अब अप्रोक्सीमेशन करना है या नहीं, ऑप्शन देख के 13, 13, 13, 13, ठीक है, और 13.75 है और 137, मतलब अप्रोक्सीमेशन से हम पता लगा लेंगे क्योंकि डेसिमल से आइडिया लग जाएगा। तो व्हाट डू वी गेट हियर, तो यहां में समझ आया, ये हो गया हमारा 4.6, इसको मान लेते हैं 300, 36 एक डेसिमल हटा गया तो 2 जीरो आ गई, 2 जीरो में से एक डेसिमल से गई, देन 3 6 18, 3 4 12 एंड 13। मैं इसे रियल टाइम में सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज काफी बच्चे ये कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, तो वो देख सकेंगे कि मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये आ गया 1380 जूल, आंसर वो कैलोरी, तो 1380 कैलोरी, दिस इज योर आंसर, ये क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए, मतलब अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तो आपको बहुत ही क्लियर है कि 22 में Kc गिवन था और O2 की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता थी और O3 की पूछी थी, ठीक है। तो कैसे, यहां से आपको पता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है
वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ओजोन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन का क्यूब होगा। यानी कि यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम। अब आपको केसी पता है, दिस इज गिवन, देन आपको O2 गिवन है 0.04 इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, क्यूब हो जाएगा। एंड यू हैव टू सॉल्व इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, तो यू कैन इजिली सॉल्व। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आंसर 0.04 है और ये 0.04 का क्यूब है और Kc 10⁻⁻59 है, तो आप कहीं ना कहीं सिर्फ पावर वाली वैल्यूज, जैसे मेरे को थोड़ा सा ये समझ आया कि अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 0.04 है और Kc 10⁻⁻15 है, Kc क्लियरली बता रहा है रिएक्शन ना के बराबर हुई होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 10⁻⁻59। अब आपको देखो यहाँ एनालाइज क्या करना है कि हमने पढ़ा है, आप ये एनसीईआरटी में पढ़ो जाके, कि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ एक बॉक्स में कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ के लेस है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट डू नॉट अकर। यहाँ तो -59 है, मतलब ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम होगी, तो चांसेस यही दो हैं, -32 एंड -63। अब अगर मैं ऐसे स्क्वायर रेट करूंगा बहुत टफ हो सकती है कैलकुलेशन, तो मैं बोलूंगा एक बार रख के देख लो 10⁻32 और एक बार रख के देख लो 10⁻63। तो देखो कैलकुलेशन करने की इस क्वेश्चन में नीड ही नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन में ये भी बता रहा हूं हाउ टू थिंक ड्यूरिंग एग्जाम। जैसे यहां नीड क्यों नहीं है, 10⁻⁻63 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना होगा 63 का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं 126 हो गया, 2 3 6 2 6 12 -126, इसकी पावर ये है 0.04 यानी 10⁻⁻², -2 का क्यूब कितना हुआ, देखो मैं समझा देता हूं व्हाट आई एम थिंकिंग। दिस इज 10⁻⁻63 का स्क्वायर और मैं भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले रहा हूं, 10⁻⁻² का स्क्वायर, इट कैन नेवर बी 10⁻⁻59, हो ही नहीं सकता। ये कब होगा, जब 10⁻⁻32 हो, तो -32 का स्क्वायर -64, नाउ इट कैन बी। तो अब जहां कैलकुलेशन मुश्किल हो ऐसे दिमाग लगाओ। सेम जो ये 24 का क्वेश्चन है, यहां भी कैलकुलेशन बहुत टफ है। सोचो क्या ऐसा हम सोच पाएंगे कुछ, ठीक है। तो देखिए व्हाट टू थिंक तो क्वेश्चन बता रहा है, हाउ टू थिंक मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट तो देखिए आगे हाइड्रोलिसिस है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है डेल्टा जी नॉट पूछा है, क्लियरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात कि आपसे वो कैलकुलेशन ही नहीं करवा रहे, बस वो बोल रहे हैं कि आपको फॉर्मूला पता है कि -2.303 तब लगाते हैं जब लॉग नेचुरल नहीं होता, यहाँ लॉग नेचुरल है तो सीधे होगा RT। R आपको पता है 8.314 लेते हैं, फिर आपको पता है नेगेटिव साइन देखते ही समझ आ गया C और D में से आंसर होगा RT log K इक्विलिब्रियम 2 × 10⁻13, simple formula। Which one of the following condition will favor formation of product in the reaction? क्या प्रोडक्ट को फेवर करेगा, तो यहां मैं आपको बताता हूं हाउ टू समराइज ली चार्टलियर प्रिंसिपल। ली चार्टलियर प्रिंसिपल को कैसे समराइज करना है। ली चार्टलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अपोज द इफेक्ट, ध्यान दो क्या कहता है वो, अपोज द व्हाट इफेक्ट, किसको अपोज करना है, इफेक्ट को अपोज करना है। अब इसके लिए आपको कॉलम बनाना है, पहला कि क्या चेंज किया हमने, फिर हमने देखा उस चेंज का इफेक्ट क्या पड़ता है, फिर हमने देखा उस चेंज को अपोज कर कैसे कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे उस चेंज को अपोज करने के लिए डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड यानी रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड। जैसे फर्स्ट केस लो टेम्परेचर, आप बताइए अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं उसका इफेक्ट क्या आता है, उसका इफेक्ट आता है कहीं ना कहीं हीट कंटेंट, मतलब इंटरनल एनर्जी इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है यानी हीट कम हो रही है, ठीक है। तो Q डिक्रीज
इंटरनल एनर्जी थर्मो पढ़ा है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैं सिर्फ क्यू लिख रहा हूं अभी। हीट कम हुई, इसे कैसे अपोज कर सकते हैं, हीट बढ़ा के, यानी डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां हीट रिलीज होगी। हीट रिलीजिंग इज कॉल्ड इन वन वर्ड इज कॉल्ड एज एक्सो, यानी टेम्परेचर डिक्रीज करने से रिएक्शन एक्सो में जाएगी, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और प्रोडक्ट साइड जाना है, यानी कि लो टेम्परेचर तो फेवर करने वाला है, क्या फेवर करने वाला है, लो टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू थिंक हाई प्रेशर। अब आप प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं। P is equal to N by VRT. We all know that N by V is concentration, CRT, ठीक है। प्रेशर बढ़ा तो उसका अफेक्ट क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज। अपोज कैसे कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करके। अब डिक्रीज करने के दो तरीके, या तो वॉल्यूम चेंज करो, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीकर इक्विलिब्रियम जहां वर्ड मेंशन होता है तुरंत इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक है, कैन बी अटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। तो जहां इक्विलिब्रियम वर्ड मेंशन है, इट्स वेरी क्लियर कि वेसल इज क्लोज्ड, मेंशन हो या ना मेंशन हो, आपको क्लोज वेसल मान लेना है। एंड रिजिड वेसल होगा तो वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज। क्वेश्चन वाला कर सकता है, आप नहीं कर सकते, यानी कि वॉल्यूम तो चेंज नहीं कर सकते। अब कॉन्सेंट्रेशन को घटाने का एक ही तरीका है, इक्विलिब्रियम को किस तरफ घटाना, लेसर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स घटाना। तो देखते हैं, प्रोडक्ट में 1 मोल है, रिएक्टेंट में 2, तो हाई प्रेशर पे भी इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है, एंड दिस इज हाउ टू थिंक। तो आप ली चार्ट क्लियर को इस चैनलाइज में समराइज कर लो, चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे मैं आपको सोचने के लिए बोलता हूं, सोचो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या क्या होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस को, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये थ्योरी बता रहे हैं आपको, ठीक है। कोएंजाइम्स इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो एक्टिविटी बढ़ाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोएंजाइम। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और वो बोल रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, क्या बता रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, ये भी सही बात है। कैटलिस्ट जस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग इटसेल्फ कंज्यूम्ड। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर देता है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है और कभी नहीं। एंजाइम्स कैटलाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वहां जो कैटलिस्ट होता है उसे एंजाइम कहा जाता है, और अपनी केमिस्ट्री वाली केमिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो यूज होता है उसे कैटलिस्ट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इंक्रीज करता है उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट, और जो बायोकेमिकल में करते हैं उसे एंजाइम्स। तो देखो आपको एंजाइम्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो अलग से एंजाइम पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। वैसे एंजाइम कौन से चैप्टर में है, काइनेटिक्स। देन अ 20 लीटर वेसल at 400 Kelvin condense CO2 at 0.4 atmosphere pressure and excess of strontium oxide, उसे नेग्लेक्ट कर देना है क्योंकि सॉलिड है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड बाय मूवेबल पिस्टन। ध्यान रखो, क्वेश्चन जब स्टैंडर्ड होता है ना तो मेंशन करते हैं वॉल्यूम कैसे चेंज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम कैसे चेंज किया, बाय डिक्रीजिंग, मतलब पिस्टन को मूव किया है, कंटेनर का वॉल्यूम कम किया है हमने। Volume of the container is now decreased. The maximum volume of container when pressure of CO2 attain its maximum value. आप बताइए कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा जब CO2 अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो देखो इस क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस क्या है। फर्स्ट थिंग, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम मेंशन है इनिशियल 20 लीटर, देन टेम्परेचर मेंशन है, और आपको मेंशन है कि पहले ही है 0.4 एटमॉस्फेयर प्रेशर। लेकिन जब आप वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रेशर भी कम हो रहा है। और अब वो पूछना चाह रहे हैं कि जब प्रेशर ऑफ CO2 मैक्सिमम होगा तो क्या होगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कैन यू थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रेशर ऑफ CO2। क्या आप CO2 का मैक्सिमम प्रेशर सोच सकते हैं, ये आपको सोचना है। कैसे सोचोगे,
इस गिवन रिएक्शन का केपी लिखो एक्सप्रेशन। तो इसका केपी का एक्सप्रेशन क्या है देखो, प्रेशर ऑफ CO2, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गैस, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर दैट CO2 कैन अटेन, CO2 जो मैक्सिमम प्रेशर अटेन कर सकता है वो किसके इक्वल होगा, केपी के। किसके इक्वल होगा, केपी। नाउ अब तो यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या मैक्सिमम अटेनेबल प्रेशर ऑफ CO2 इज 1.6 एटमॉस्फेयर, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें सब सॉलिड है, सब CO2 गैस है, वहां पे उसका प्रेशर और केपी क्या होता है, सेम। ठीक है, नाउ मुझे लगता है अब आप ये बात सोच के मुझे बता दोगे इजीली, क्यों वाटर और वेपर अगर इक्विलिब्रियम पे होते हैं तो एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, मेरा ये क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, वैसे वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, हाउ, ये सोच के बताओ मुझे। ठीक है, मैंने आंसर कहीं ना कहीं दे दिया है। दिस इज थिंक क्या सोचना है, वाई वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट एट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, नाउ पार्शियल प्रेशर ये हो गया। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू N/V RT। R पता है, टेम्परेचर पता है, देन क्वेश्चन में बोला है कि वॉल्यूम, दिस इज P, ये वॉल्यूम यू हैव टू कैलकुलेट, एंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम से आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, N इज इक्वल टू PV/RT। ठीक है, अब देखो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे इससे। व्हाट इज द इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इज 0.4। व्हाट इज इनिशियल वॉल्यूम, 20 लीटर। R की वैल्यू अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो 0.0821 लेते हैं। ठीक है, मैं तो R ही रखने वाला हूं। एंड व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 400 केल्विन, यानी जो पहले था वही बाद में है। तो मैं यहाँ पे N की वैल्यू रख देता हूं, तो V कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू N/1.6 RT। N की वैल्यू यहां से रख रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्यों, 0.4 इंटू 20 होता है 8/RT इंटू RT/1.6। तो ये हो गया 1 बाय, मतलब अगर हम बात करें तो इट कम्स आउट टू बी, डेसिमल ऊपर गया 82। ठीक है, 5, आंसर इज 5 लीटर। इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पस बस यही था, बच्चे जैसे ही 3 लाइन से ऊपर का क्वेश्चन देखते हैं थिंकिंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है, सोचते ही नहीं होगा नहीं मुझसे। फर्स्ट थिंग माइंडसेट चेंज, मैं कर दूंगा इस क्वेश्चन को। सेकंड थिंग, मेरे को जितने तरीके आते हैं सारे लगा दूंगा, तो बस आप ये वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक और चीज है, मान लो कैलकुलेशन से डर लग रहा है, मान लो कैलकुलेशन से डर लग रहा है, तो वॉल्यूम उठा के सीधे रख दो यहाँ पे और देख लो क्या वो वैल्यू 1.6 आ रही। वैसे कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, बस सोचना आना चाहिए। यहाँ पे क्या सोचना था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को कुछ टाइम बाद रिविजिट है, मतलब इस क्वेश्चन कुछ टाइम बाद फिर से करने की कोशिश करना। आई होप ये क्वेश्चन का डिस्कशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और आपसे फाइनली इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। तो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए हाउ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी चेंज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैसे बदलती है। पहला, अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हो जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। एंड ये हमें पता है, अगर कोफिशिएंट n से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो उसकी पावर हो जाता है। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं n से, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू उसका 1/n हो जाता है। अगर रिएक्शन रिवर्स होती है तो, अगर रिएक्शन रिवर्स हुई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो इनवर्स हो जाता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके साथ बदलता है, टेम्परेचर के साथ। दिस थ्योरी यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखो, आपको सोचना है, ठीक है, आपको ये सोचना है, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, सोचना है आपको। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स NO,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो वो कह रहा है कि अगर अमोनिया रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो NO और वाटर बना रहे, तो आपको सोचना ही कैसे हुआ होगा। तो देखो 2NH3 2NH3, यानी ये रिएक्शन सीधे रिवर्स हुई होगी। तो जो मैं बोल रहा हूं वो करते भी जाओ कॉपी पे। मैंने बोला ये रिएक्शन रिवर्स हुई होगी तो इधर रिवर्स करके लिख भी दो, ठीक है, तुरंत आप उसको रिवर्स करके लिख भी दीजिए। फिर उसके बाद हमने बोला N2O2, यहाँ O2 का कुछ आइडिया नहीं लग रहा, बट NO प्रोडक्ट में देख के लग रहा है ये वैसे का वैसा ही है, यानी N2 + O2 गिव्स यू 2NO। फिर आपको 3H2O मिल रहा है। 3H2O मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3H2 + 3/2O2 इट गिव्स यू 3H2O। अब इसे ऐड करके देखो क्या ये रिएक्शन आ रही है। अगर आ रही है तो फिर वही करना है, ये रिएक्शन रिवर्स हुई है बस, तो ये हो गया 1/K1। ये वाली रिएक्शन वैसी की वैसी है तो सिंपली मल्टीप्लाई। ये रिएक्शन वैसी ही है बस 3 से मल्टीप्लाई हुई है तो K3 का क्यूब, और क्योंकि तीनों के एडिशन से आया है तो सब सीधा सीधा मल्टीप्लाई। तो K2 × K3 क्यूब बाय K1, दिस इज अवर आंसर। तो ऐसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक से रिलेट किया है, ये भी बच्चा मेरे से काफी डाउट पूछता है ऑफलाइन में, ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्सचर ऑफ conc H2SO4 एंड conc HNO3, अमाउंट ऑफ KHSO4 इज एडेड। तो रेट ऑफ नाइट्रेशन क्या होगा, इसमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि होता क्या है। H2SO4 लूज करता है H+, वो H+ जाके अटैक करता है HNO3 पे, ठीक है, क्लियर। यानी जितना ज्यादा H+ होगा उतना ज्यादा इस पे अटैक होगा, और हम सबको पता है ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पावर के लिए फेमस है कि ये इलेक्ट्रॉन छीनता है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन ले तो ये तुरंत ही अपना गुस्सा साइड वाले एलिमेंट पे निकाल के चला जाता है उससे इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये जितना ज्यादा H+ होगा, इससे क्या समझ आया, जितना ज्यादा H+ होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और उतना ज्यादा नाइट्रेशन होगा। अब हुआ क्या है, H2SO4 आयनाइज हो रहा है H+ और HSO4- में, और हमने क्या ऐड किया है, KHSO4। जैसे इस रिएक्शन में एक आयनिक कंपाउंड KHSO4 ऐड कर देंगे विच डिसोशिएट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। इट कॉज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HSO4- अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल वी हैव टू अपोज द इफेक्ट। KHSO4 ऐड करने का इफेक्ट हुआ HSO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड, तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, यानी रेट ऑफ नाइट्रेशन डिक्रीज। रेट ऑफ नाइट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, और इसके लिए पूछा है तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। ये जो रिएक्शन है यहां पे हाफ हो गया है, तो देखा जाए पूरे को हाफ से डिवाइड किया तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K⁻1/2। If value of equilibrium constant is this, then at equilibrium the system will contain, अगर equilibrium constant की वैल्यू 10⁻12 है तो सिस्टम में क्या होगा, मोस्टली रिएक्टेंट। तो देखो ये प्योरली NCERT बेस्ड। यहां NCERT आप पूछते हो कि सर फिजिकल के लिए पढ़नी है, बिल्कुल फिजिकल के लिए भी पढ़ो। और कैसे पढ़नी है, जैसे ये क्वेश्चन देखा, जाके इससे रिलेटेड चीजें NCERT में ढूंढो कहां लिखा है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻3 से ज्यादा है, इट मींस रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन, रिएक्शन लगभग खत्म हो गई, ऐसी रिएक्शन को माने। अब आपको पता है दुनिया में सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, कोई भी चीज कंप्लीटली खत्म नहीं होती।
जो आपको खत्म लगती है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻³ से ज्यादा होता है। तो इस रिएक्शन में मोस्टली क्या प्रेजेंट होंगे? प्रोडक्ट्स। क्या प्रेजेंट होंगे? प्रोडक्ट। तो इसको आप ऐसा ऑप्शन भी यूज कर सकते हो कि मोस्टली रिएक्टेंट कब होंगे? जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से कम होगी। सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कब होंगे? जब वैल्यू 10⁻³ और -3 के बीच में होगी। तो ये प्रॉपर एनसीईआरटी के टेक्स्ट से उठा के बनाया हुआ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें तो सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर अ गिवन एक्सोथर्मिक, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें तो मैं पूरा डिस्कशन डिटेल में करता हूं इस क्वेश्चन के लिए। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, Kp और Kp' दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है T1 और T2 टेम्परेचर पे। एज्यूम करो कि डेल्टा H कांस्टेंट है, हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर रेंज। तो क्या होगा? तो आपको सोचना है कि इसमें क्या होगा, वो बातें आपको सोचनी है। तो देखो, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। वी नो दैट डेल्टा G नॉट इज, हमें पता है, बहुत ध्यान समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, -2.303 RT log Kp। वी ऑल्सो नो दैट कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू, थर्मोडायनामिक्स से हमें पता है, डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। ठीक है, सबको उधर ले जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो log Kp आया डेल्टा H नॉट, ये माइनस के साथ डिवाइड कर रहा हूं, 2.303 RT, माइनस साइन ऊपर चला गया। ये माइनस जब यहां जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा S नॉट बाय 2.303 R। T कहां गया? ये T और ये T कैंसिल हो गया। सो लेट्स से दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 एट टेम्परेचर T1। ठीक है, this is Kp1 at temperature T1 and in this temperature range almost entropy change and enthalpy change remains constant। जब मैं टेम्परेचर चेंज करके लाऊंगा ना, तो वहां पे इंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज उस टेम्परेचर रेंज में कांस्टेंट होते हैं, यानी T1 से T2 टेम्परेचर के बीच में, which is equal to this। Now equation 2 minus equation 1, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये मैं लिख रहा हूं, आप सॉल्व करके देखो, यही आ रहा है क्या? डेल्टा H नॉट बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, राइट। व्हाट आई वांट यू टू थिंक कि ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब आप सोच के बताइए इस इक्वेशन के लिए कौन सा सही है? विच ग्राफ इज करेक्ट? अगर आप, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से बाहर हो, अगर आप log Kp वर्सेस 1/t का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर आप log Kp वर्सेस 1/t का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो बताइए ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा? व्हाट इज योर आंसर? ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आंसर वही जाने वाला है कि this whole thing is y axis and this whole 1/t is x axis, next is slope and rest is intercept। तो slope is negative, यानी कि this is our answer। क्या ये slope पॉजिटिव हो सकता है? yes, डेल्टा H नॉट पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन एक्सो है या नेगेटिव, मतलब एंडो। डेल्टा H नॉट के साइन पे स्लोप डिपेंड करेगा। डेल्टा H यानी पॉजिटिव है, यानी रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो आंसर इज दिस, और रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो आंसर इज दिस। सेम वे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का Kp का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, किस बात पे डिपेंड करेगा? रिएक्शन कैसी है। यानी कि Kp जो है वो इंक्रीज होगा अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करें। टेम्परेचर के डिक्रीज करने पे Kp इंक्रीज होगा कब? जब रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर घटाओगे Kp विल राइज,
एट द सेम टाइम अब मैं तो ये वर्बली बता रहा हूँ, स्टॉप द स्क्रीन एंड थिंक कि यहां से मैंने कैसे सोचा है कि डेल्टा एच एक्सो है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जब ये पूरा पॉजिटिव हो गया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी तो केपी भी छोटा हो जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग, अब मैंने रिवर्स, टेम्परेचर घटाने पे केपी ज्यादा हो जाएगा, दिस इज एक्सो। एंड अगर केपी, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो केपी घटेगा कब, जब रिएक्शन क्या होगी, एंडो। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, केपी केपी डैश इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है, टेम्परेचर रेंज बता दो T1 एंड T2। तो T1 से मान लेते हैं, वैसे इसमें मेंशन होना चाहिए था कि T2 शुड बी ग्रेटर देन T1। अगर T2 T1 से ग्रेटर है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे केपी क्या हो रहा है, घट रहा है। एक्सो पे आते हैं, एक मिनट कहाँ समझा है, हाँ एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केपी क्या हो जाएगा, कम। वापस आते हैं, तो बाद में केपी क्या है, केपी डैश, टेम्परेचर बढ़ाया तो केपी क्या हो गया, कम। अब ये देखते हैं किससे मैच कर रहे हैं, दिस इज आंसर। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोचो, थिंक ओवर इट। 2014 का क्वेश्चन है। उसके बाद तो देखो बच्चों, ली चैटलर प्रिंसिपल का रिपीटिशन ही है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो। तो ये सिली मिस्टेक होता है कई बार कि अगर रिएक्शन के साथ प्लस हीट होता है तो रिएक्शन एक्सो होती है, क्योंकि इसका जो नेट डेल्टा एच लिखा जाता है रिएक्शन का वो नेगेटिव साइन में लिखा जाता है। तो बस एक ये बात समझनी है कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, तो वही चार्ट बना दो फटाफट कि सबसे पहले चेंज क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज। क्या कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज। इस चेंज का इफेक्ट क्या आया, क्या इफेक्ट आया, तो हमें पता है P इज इक्वल टू CRT। प्रेशर डिक्रीज का इफेक्ट आया, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। अब कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज हुई तो इसका क्या इंपैक्ट आया, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने का। अब अपोज करना है, ली चैटलर क्या कहता है, अपोज द इफेक्ट। अपोज कैसे करोगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, N/V। इक्विलिब्रियम अटेन्ड इन अ क्लोज्ड रिजिड वेसल। रिजिड वेसल मतलब ना टूटने वाला वेसल, उसकी दीवारें फिक्स हैं, ठीक है, मूव नहीं करेंगी। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा के, ठीक है, एक ही तरीका है अपोज करने का। अब इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 + 3 4, इधर कितने 2। यानी कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में हाई प्रेशर घटाने से तो नहीं जा रहे, प्रेशर घटाने से नहीं जाएगा, तो दिस इज नॉट माय आंसर। N2 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे तो इसको घटने नहीं देगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड ही जाएगा, तो दिस इज नॉट माय आंसर। ये तो इजी हो गया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन घटने का इफेक्ट आया कि कंसंट्रेशन घट जाएगी, और उसको कैसे अपोज करोगे, बढ़ा के। कैसे बढ़ाएंगे, जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। यस, अब डिक्रीजिंग नहीं था तो इंक्रीजिंग तो हो ही गया, बट मुझे चेक करना है डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑल्सो। लेट्स चेक। तो टेम्परेचर घटा रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या आएगा, हीट भी कम हो जाएगी। उसको अपोज कैसे करेंगे, रिएक्शन को उस तरफ शिफ्ट करो जहां पे हीट रिलीज हो, यानी एक्सो। तो फॉरवर्ड में क्या रिएक्शन एक्सो है, यस, दिस इज अवर आंसर। तो मैंने ली चैटलर के 2 क्वेश्चन इसीलिए करवाए सो दैट आप एग्जैक्टली सोच सको, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन में अप्रोच करना है या ली चैटलर को अप्रोच करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। KMnO4 can be prepared as part of this reaction 3MnO4 minus water MnO4 MnO2 और OH minus। ठीक है, ये भी बच्चा काफी डाउट पूछता है, काफी ज्यादा। क्वेश्चन है द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीशन बाय रिमूविंग OH माइनस। इसको अगर रिमूव कर दें तो रिएक्शन कंप्लीशन पे चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ली चैटलर क्या कहता है, ये अगर कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम पूरा आगे जाए ताकि इसकी कंसंट्रेशन बराबर करते रहे। अब इसे हटा कैसे सकते हैं, फर्स्ट बाय
रिमूविंग OH नेगेटिव बाय एडिंग HCl। सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, HCl ऐड करते हैं, ठीक है, पहली चीज। तो जो HCl है वो OH माइनस से रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे। व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है कि इसको यूज नहीं करेंगे? बिकॉज ये जो KMnO4 है ना, K2MnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्लोराइड आयन को किस में चेंज कर देगा, क्लोरीन में। तो HCl जो है वो OH माइनस से रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, और जो ये रिएक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग वाली रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। नाउ KOH को तो यूज कर ही नहीं सकते, CO2 को यूज कर सकते हैं, यस, क्योंकि CO2 जब वाटर में मिक्स होगा तो वो बनाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3 विच इज अ वीक एसिड, और आयनाइज होके H प्लस और HCO3 माइनस बनाएगा, और ये वीक एसिड OH को कंज्यूम करेगा, और यहाँ पे ये CO2 अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑक्सीडाइज भी नहीं हो सकता, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज फिटेड। SO2 को तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि मीडियम एसिडिक कर देगा। यहाँ बस यही समझना है कि why HCl कैन नॉट बी यूज, क्योंकि HCl का क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, क्लोरीन में, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। देन एक मिनट, आंसर क्या था इसका, सी। देन गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको 2SO2 प्लस O2 गैस का जो इक्विलिब्रियम पे है SO3 के साथ, इसका इक्विलिब्रियम वैल्यू है 278 एक गिवन टेम्परेचर पे। आपको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट सेम टेम्परेचर इस रिएक्शन का। तो बस रिलेट करना आना चाहिए कि आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया है और 2 से डिवाइड किया है, यानी 1/278 और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 1/278 और स्क्वायर रूट। अब ऑप्शन देखो जरा, -3 -3 -2 -5, ओके। तो अब यहां पर अगेन एक तो तरीका है कि मैं स्क्वायर करूं 278 का, फिर आंसर निकालूं, दूसरा अप्रोक्सीमेशन। तो हम ना अप्रोक्सीमेशन पे चलते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन कैसे जाएगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं 250 मैंने इसलिए माना है क्योंकि मेरे लिए कहीं ना कहीं ये स्क्वायर रूट इजी है इसके लिए। वैसे 25 का स्क्वायर 225 होता है, 26 का स्क्वायर, अच्छा हाँ ऐसे भी तो सोचा जा सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है। तो 25 के आसपास अगर मैंने इसे मान लिया तो 25 का स्क्वायर 225, तो ठीक है 25 से चल जाएगा। और 1/25 इज यू कैन से 0.04। अब इसके नियर बाय मैं देख लेता हूँ। देखो आपने इस आंसर को जो रखा है ना, ध्यान समझना, इसमें कैसे अप्रोक्सीमेशन में सोचना, बड़े ध्यान सुनना मेरी बात। मैंने ये वैल्यू लेस ली है क्योंकि 25 का स्क्वायर 225 होता है, 278 है, यानी ये नंबर 25 से ज्यादा होगा। ये नंबर ज्यादा होगा तो ये वैल्यू 0.04 से कम होगी। 0.04 से कम जो ऑप्शन होगा मेरे पास वो क्या होगा। अब 0.04 10⁻⁻², तो इट कैन बी रिटन एज 4 × 10⁻⁻²। तो मुझे लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए, बट ये कि 6 तो कहीं से भी मैच नहीं कर रहा। चलो ठीक है, हो सकता है कि ये 26, ये 278 है, हमने 25 से 26 27 ले, तो हो सकता है 6 आ जाए, ठीक है। तो 10⁻⁻² से मेरा मैच कर गया कि दिस इज माई आंसर। आगे चलते हैं। एक रिएक्शन है दो गैसेस के बीच में, A + B2 गिव्स यू 2AB। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन A2 B2 और AB की मेंशन है और Kc पूछा है। तो ये तो सीधा इतना इजी क्वेश्चन, जब मैं क्लास में बच्चों को करवाता हूँ ना कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, सर ये तो कभी नहीं आएगा, देखो आया हुआ है। तो इसीलिए पहले फंडामेंटल पे वर्क करो। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ AB का स्क्वायर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ A2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ B2। AB का वैल्यू है 2.8 × 10⁻³ का स्क्वायर। A2 का वैल्यू है 3.6 × 10⁻³ एंड ये है 4.2 × 10⁻³ आपको डेटा देख के नहीं लग रहा रिपीट है? अभी आज ही के दिन में हमने सेम डेटा देखा है। यानी कि PYQ करने का एक और फायदा है, नंबर्स रिपीट होते हैं। यानी अगर आपने उनकी कैलकुलेशन कर ली
तो भगवान ने साथ दिया तो कैलकुलेशन भी रिपीट हो जाएगी। तो 10⁻³ का स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। एंड ये डेसिमल से ऐसा करता हूं मैं, ये डेसिमल हटा देता हूं। 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42 एंड फिर इसे हटाया 0.9, 9 6 ज़ा 54, रिपीट है ये, ठीक है। तो 54 मतलब 5.4, ऊपर कुछ बचा है नहीं, तो 1/5.4 1.9 तो नहीं हो सकता, 10/50.2 पॉइंट, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आप देखो, बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे कि ये जो 0.62 है यही मैच कर रहा है, क्योंकि बाकी वैल्यूज क्या है 4.5, 1.9, 2.0, लेस देन 1 एक ही आंसर है। तो आप श्योर शॉट हो सकते हो कि यस आंसर इज लेस देन 1, ठीक है। नेक्स्ट, तो अगेन रिपीटिशन है, तो यू कैन से अब ये क्वेश्चंस आप सीधे कर सकते हैं। जैसे 2010 का क्वेश्चन है, रिएक्शन बिगिन हो रही है ए और बी, इनिशियल वैल्यू 1 से इक्विलिब्रियम पहुंचा तो डी की कंसंट्रेशन मेजर की और मिली 0.25, तो वैल्यू फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। तो अगेन 3 लाइन से ऊपर का क्वेश्चन है, तो लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, बट आसान है। देखो क्वेश्चन में जो कहता जा रहा है वो सुनते जाओ। क्वेश्चन में क्या बोला है, 24 गैस, तो ये प्रिंटिंग एरर, दिस इज 2A गैस, ठीक है। 2A gas plus B gas is in equilibrium with 3C gas plus D gas. A और B की इनिशियल वैल्यू 1 है, A की इनिशियल वैल्यू और B की इनिशियल वैल्यू 1 है, और when equilibrium is reached the concentration of D is 0.25, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया कि D की कॉन्सेंट्रेशन 0.25 है। What does it mean? इसका मतलब है कि यहां से भी 0.25 गया होगा, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बनेगा। अब 1 मोल विद रिएक्टेड टू 2 मोल, तो यहां से 0.5 मोल गया होगा। तो ये पॉइंट ऑफ थिंकिंग है, सोचो ये कई बार हमें सोचना पड़ेगा कि ये 0.25 मोल कब बनेगा, जब इसका 0.25 जाएगा और इसका 0.5, क्योंकि 2 मोल से 1 मिल रहा है, तो 0.5 से 0.25। अब ये 3 मोल है, तो 0.25 का 3 कितना होगा, 0.75। बस अब देख लेते हैं, प्रोडक्ट का स्क्वायर, प्रोडक्ट इज 0.5 का स्क्वायर, इसको लिख देता हूं, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0.75। 0.5 का स्क्वायर एंड 0.75, 0.5 का स्क्वायर एंड 0.75, दिस इज माय आंसर। आपसे देखो कभी कभी इतने नीट वाले मेहरबान हो जाते हैं कि कैलकुलेशन ही नहीं करवा रहे, कह रहे ठीक है कोई बात नहीं कैलकुलेशन मत करो, हम क्या कहते हैं आपको सिर्फ कंसेप्ट ही सिखा रहे हैं, आप कंसेप्ट सीख लो। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन दिस रिएक्शन, ठीक है। ये जो रिएक्शन है FeOH होल थ्राइस सॉलिड, जब वो इक्विलिब्रियम में चेंज हो रहा है, Fe3 प्लस एक्वस प्लस 3OH नेगेटिव एक्वस। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या किया, डिक्रीज किया 1/4। कितना डिक्रीज किया, 1/4। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस विल बी इंक्रीज बाय, तो Fe3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी इंक्रीज होगी। अब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व फॉर दिस क्वेश्चन, सबसे पहले आपको ये सोचना है इस रिएक्शन में क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस रिएक्शन में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो ये है, इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट। एक गिवन कंसंट्रेशन टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर और कंसंट्रेशन चेंज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। दिस इज द व्हाट, दिस इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से इट्स इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इज x एंड इट्स इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इज y। तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लूंगा इस रिएक्शन का, विच इज x इंटू में y का क्यूब, आंसर इज xy क्यूब, ठीक है। दिस इज के इक्विलिब्रियम। नाउ अब उसके बाद हमें क्या कहा गया कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो है OH की कॉन्सेंट्रेशन को हम डिक्रीज कर देते हैं 1/4 टाइम्स। तो K इक्विलिब्रियम इज xy क्यूब
विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3+ इंटू OH माइनस का क्यूब। अब आप सुनिए, Fe3+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कितना इंक्रीज होगा? तो देखो Fe3+ का कंसंट्रेशन सोचते हैं, OH माइनस का कितना करने हैं, 1/4। तो OH माइनस की पहले इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या मानी है, Y। अब क्या हो जाएगी, Y/4। अब ये निकालनी है, और ये क्या होगी, XY3। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन ऐप तो सीधे हमें समझ आया, Y/4 यानी 4 चौक 16 64। तो ये हो गया XY³ इज इक्वल टू Fe3+ इंटू में Y³/64। 64 टाइम्स हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। क्या होगी कॉन्सेंट्रेशन, 64। ये क्वेश्चन भी कंसेप्चुअली आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा, बिकॉज वी समटाइम्स हमें समझ नहीं आता कि करना कैसे, या कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं कि ये क्वेश्चन किया कैसे था। तो किया कैसे था पे ध्यान दोगे, इट इज व्हाट टू थिंक, लेकिन दिस इज हाउ टू थिंक। कंसेप्ट सोचो कि कंसेप्ट में क्या था, कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। करेक्ट। नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंटेशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, मतलब उसे इग्नोर करना है, और Kp निकालना है। सी जो बिगिनिंग में बताया था वही क्वेश्चन है, बस वो थोड़ा सा PCL5 की फॉर्म में था, और ये जनरलाइज 2008 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो सेम वही, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1, एट इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x। अब सुनो एक और चीज, कई बार हम इसे 2x और x लेके कर लेते हैं, ठीक है, बट अगर कभी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है तो ध्यान रखना, इन दैट केस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब आप 2x लोगे तो 2x होगा आंसर, नॉट x। बट ये गलती ना हो, मेरी बात ध्यान सुनना, कि ये गलती ना हो, इसलिए मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि x लो। क्या लो, x। तो दिस इज x, तो 2 मोल से 2 मोल मिलेगा, तो x मोल से x, एंड 2 मोल से 1, तो दिस इज x/2। नाउ अब Kp क्या होगा, Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर, कोफिशिएंट या पावर में पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रेशर। व्हाट इज द टोटल प्रेशर हियर, P, ठीक है। टोटल प्रेशर कितना है, P। अब टोटल प्रेशर इज P, एंड व्हाट इज द मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ AB, number of moles of X by total moles, this plus this ऐड करो, ऐड करोगे तो x और x तो कैंसिल, यानी नीचे आ गया 1 + x/2। अब क्या हो गया, ये स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ B2। अब आप देखो B2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, Px/2 1 + x/2। क्या आप ये लिख पा रहे हैं, क्या आप ये लिख पा रहे हैं, देखो फिर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का पार्शियल प्रेशर, ये क्या होगा, टोटल प्रेशर P, मोल फ्रैक्शन क्या होगा 1 - x बाय 1 + x/2, ठीक है। अब सुनो बड़े ध्यान से, यहां पे एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि x इग्नोर करना है। अब x इग्नोर कहां करना है, वो देखो, जहां भी डिनोमिनेटर में x है ना, वो जो मैं सर्कल कर रहा हूं ग्रीन से, वो इग्नोर कर दो। जैसे ही इग्नोर किया तो आपके पास Kp क्या है, P²x²। ध्यान से देखना, P²x², क्योंकि ये नीचे वाला हो गया 1 का स्क्वायर। ये क्यों इग्नोर किया, क्वेश्चन में बोला x इज स्मॉल। ये हो गया Px/2, क्योंकि ये पूरा टर्म हो गया 1 × 2 2, तो दिस इज Px/2। नाउ ये हो गया P × 1 - x/1 + x, ये पूरा क्या हो गया 1, ऊपर वाला भी डिनोमिनेटर में तो इग्नोर कर देते हैं, दिस इज P।
अब सॉल्व करते हैं। P से P गया, KP इज P स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 2। क्वेश्चन में निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x, यानी x इस तरफ लिखना है, तो 2kp बाय p स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, देखो मैथ्स चल रहा है, केमिस्ट्री खत्म है। तो व्हाट इज द एक्स क्यूब, x का वैल्यू 2kp बाय p स्क्वायर का पावर 1/3। दिस इज माई आंसर, बट ये p स्क्वायर होना चाहिए। यस, आई डिड अ मिस्टेक हियर, ये कॉफिशिएंट 2 था तो स्क्वायर करना भूल गया, तो ये p स्क्वायर होने की वजह से एक p और कैंसिल है, जिसकी वजह से सिर्फ ये क्या रह जाएगा, p। वो तो अच्छा है कि ऐसा एक ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो ऐसी सिली मिस्टेक्स हमें एग्जाम में अवॉइड करनी है। ओके, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। तो आपको देखो इस पूरे डिस्कशन से समझ आ गया है ना कि या तो ली चैटलियर क्वेश्चन है, या केपी और अल्फा के बीच में क्वेश्चन है, समराइज कर रहा हूं चीजों को, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बदल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 पे है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन है। लेट्स डिस्कस दिस लास्ट क्वेश्चन विच इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, 2008 का काफी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, x is in equilibrium with y plus a is equilibrium with 2b। ये रेशियो है 9:1, यानी कि kp1 और kp2 का रेशियो है 9:1। क्वेश्चन ध्यान समझना, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सोचना मैं कर दूंगा, मुझे आता है कंसेप्ट। एंड बल्कि अगर फील लेना चाहते हो कि यस मुझे सच में आता है, स्क्रीन रोको, हर तरीके से ट्राई कर दो और फिर आंसर देखना, वैसे तुम पहले ही कर दोगे। तो इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x एंड ए बी इक्वल, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का मान लेते हैं अल्फा है, देन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम फॉर ए एंड बी, टोटल प्रेशर का रेशियो निकालना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में गिवन है इसका kp1 है और इसका kp2, इसका रेशियो है 9:1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम, टोटल प्रेशर का रेशियो निकालना है। करेक्ट। सी, जो अब तक सीखा है देखना मैं वही लगा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। x इज इन इक्विलिब्रियम विद y प्लस z। हमने इनिशियली इसके मोल्स माने 1 0 0, तो दिस इज 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है, मैं यहां पे अभी थोड़ा जल्दी लिखूंगा इसको। इसका kp1 जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ y होगा, विच इज अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए y के, नंबर ऑफ मोल्स y, टोटल मोल, इसे ऐड करिए, तो जब आप ऐड करोगे दिस प्लस दिस प्लस दिस तो 1 प्लस अल्फा है। सेम, अब टोटल प्रेशर कितना है, P1, ये हो गया P1 इंटू अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा, राइट। x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू लिख देते हैं, P1 इंटू में 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा, एंड सॉल्व इट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो P1 से P1 जाएगा, एंड ऊपर आया 1 माइनस अल्फा, नीचे 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा गया, तो यहां से हमारे पास आ गया kp1 इज P1 अल्फा स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस अल्फा एंड दिस इज 1 माइनस अल्फा। जिसको ये वाला डाउट आया, PCL5 जो बिगनिंग बताया देख लो यहाँ पे। अब मैं इतना मान रहा हूँ कि ये आप रियलाइज कर चुके हो, प्रैक्टिस साथ के साथ कर रहे हो। 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। दिस इज फॉर दिस इक्वेशन। नाउ लेट्स राइट अनदर टर्म। A is in equilibrium with 2B. Its initial numbers are 1. Equilibrium पे 1 minus alpha, it becomes 2 alpha. इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kp2 होगा, टोटल प्रेशर P, मोल फ्रैक्शन इज 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय P 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। ये डाल्टन्स लॉ से पार्शियल प्रेशर्स लिख दिए मैंने B के और A के। जो कोफिशिएंट है वो पावर में चला गया, रेस्ट रिमेन सेम। 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा गया, एंड हेयर प्रेशर इज P1 एंड हेयर प्रेशर इज P2।
ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं Kp1 कितना आया था, देखिए Kp1 इज P1 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, P1 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। नाउ लेट्स राइट Kp2। अब देखो एक चीज, मैंने प्रेशर Kp चेंज किया, P1 से P2 चेंज किया, अल्फा चेंज नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, अल्फा इज इक्वल। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, P2 का स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, अब नीचे भी क्या है P2, एक P2 ये चला गया, P2 2 अल्फा का स्क्वायर क्या होगा 4 अल्फा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा P2 4 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा एक बचा हुआ है स्क्वायर की वजह से, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब रेशियो निकालना है तो देखो आ गया आंसर, ये कैंसिल हो गया है, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया, P1 बाय P2 इंटू 4 और Kp1 बाय Kp2 का रेशियो देख लेते हैं, 9:1, कितना है 9:1, तो P1 बाय P2 का वैल्यू क्या हो गया 36:1। लेट्स सी 36:1 इज द आंसर। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, ठीक है, तो Kp और अल्फा के बीच में ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सी अगेन रिपीटिशन है, तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए, जो टिपिकल कैलकुलेशंस थी वो भी डिस्कस की। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन ईयर का आपको लगता है नहीं सर यू नीडेड टू डिस्कस, कमेंट कर दे। एंड फिर मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, ली चैटलियर प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, खुद ही समझना है, कोई कितनी बार भी बोले, जब तक आप खुद इवैल्यूएट कॉम्प्रिहेंड नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, यू कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस कॉन्सेप्ट। देन Kp और अल्फा के बीच का रिलेशन और उसके न्यूमेरिकल्स भी खुद ही लास्ट तक सॉल्व करना है, जब तक 3-4 क्वेश्चन खुद से ना कर लो तब तक सीधे वैल्यू डाल के नहीं छोड़ना। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।